गुड मॉर्निंग। मैं साकेत बिहारी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, आज आप लोग के समक्ष ओनियन क्लासेस के दौरान लेके आया हूं। एक टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। दोस्तों, अगर भारत का इतिहास हमें जानना है और मगध ही हम ना जाने तो इतिहास पूरे की पूरी अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष को जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट को जानना होगा। ये 7 पॉइंट आपके सामने हैं। पहला है कि मगध का भौगोलिक दशा, दूसरा मगध की सैन्य शक्ति, तीसरा भारत में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी या अच्छे शासक मगध में हुए थे, चौथा शिक्षित समाज, पांचवा कच्चे माल की उपलब्धता, छठा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का योगदान और सातवां मुद्रा का उपयोग। साथियों, हम लोग एक एक करके इन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मगध का जो भौगोलिक दशा है, अवस्था है, ये कहीं ना कहीं मगध के लिए बहुत ही अनुकूल था, जिसने पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, उसमें एकमात्र इकलौता मगध ही ऐसा था जो पूरे भारत में एक नया, एक परिवर्तन, एक सशक्त राष्ट्र का मानचित्र उभार के लाया, जो मगध साम्राज्य के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो साथियों, आगे हम लोग देखेंगे कि मगध का जो उत्थान हुआ उसमें भौगोलिक दशा कैसे जिम्मेदार था। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। मगध का गंगा सोन मैदान जो है, ये बहुत ही मगध के उत्थान में इनका योगदान था, क्योंकि ये जो गंगा का मैदान था ये बहुत ही उपजाऊ था। दूसरा पॉइंट देखिए, गया का पहाड़ी क्षेत्र। तो गया का जो पहाड़ी क्षेत्र था ये इसे प्राकृतिक सुरक्षा देता था। तीसरी बात कि मगध में जो उपजाऊ भूमि थी उससे अधिक टैक्स की प्राप्ति होती थी, लगान अधिक आता था, जिससे राजा जो शासक होते थे उन्हें अपने कार्य करने में उस कर से बहुत ही उसे सहायता मिलती थी। चौथा पॉइंट, जल की उपलब्धता। तो मगध में जल की जो उपलब्धता थी, तो सिंचाई के लिए, लोगों के कार्य करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो जल की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में जल था, जिसके उसने भी ये मगध में के उत्थान में अपना योगदान दिया। पांचवा है लोहा तांबा का भंडार होना। तो साथियों, यहां पे हम देखेंगे कि लोहा और तांबा का जो भंडार हमारे मगध में पर्याप्त मात्रा में थे। इससे क्या हुआ कि सैनिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। उन दिनों तलवार, भाला, फरसा, औजार बनाने के लिए हमें लोहे की आवश्यकता थी। आधुनिक समय में भी आप देखिएगा कि मुंगेर में लोहे की कारखाना है, लोहे की फैक्ट्री है और हथियार भी बनते हैं, जिससे हमारे लिए पॉजिटिव भी है और सरकार के लिए परेशानी का कारण अभी भी है। तो आगे देखते हैं। छठा पॉइंट है सुगम यातायात। तो हम सभी जानते हैं कि सुगम यातायात अगर होगा तो कार्य करने की जो गति होगी बहुत ही तीव्र होगी। तो मौर्यों ने इस आवश्यकताओं को समझा, और हम मौर्य नहीं कह सकते हैं कि जो मगध में जितने भी शासक हुए इसमें अपना योगदान दिया। तो सुगम यातायात में नेशनल हाईवे जो आप देख रहे हैं ये भी मौर्यों का योगदान से हुआ है, और समय समय पे उसका अलग अलग नाम हुआ। शेरशाह ने इसे जीटी रोड कहा और हम लोग उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। आगे देखते हैं कि मगध की सैन्य शक्ति। किसी भी राष्ट्र के लिए सैन्य शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो राष्ट्र का एक सम्मान होता है। उसे पूरे विश्व में अगर देखेंगे कि जिस देश के पास मिलिट्री पावर अच्छा है तो वो एक प्रतिष्ठित कंट्री होता है। देखिए, मगध के लिए सबसे महत्वपूर्ण मगध का चतुरंग सेना था।
तो जो चतुरंग सेना होता था, द नेम केम फ्रॉम अ बैटल formation mentioned in the Indian epics Mahabharata. Chaturanga refers to four divisions of an army, namely elephant, cavalry, cavalry, and infantry. An ancient battle formation, Akshauhani, is like the setup of Chaturanga. तो प्राचीन भारतीय संगठित सेना चतुरंग सेना कहलाता था। सेना के चार अंग होते थे, अस्थि, अश्व, रथ, पद्धति माने जाते हैं, और जिस सेना में ये चारों हैं वो चतुरंगिनी कहलाती है। तो चतुरंग बल शब्द भी इतिहास हमें पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है। सबसे अहम तीसरा पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी या अच्छे शासक मगध में होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां देखिए आपके सामने बिंबिसार, अजातशत्रु, नंद राजा, महापद्मानंद, धनानंद, ये चेहरा तो आप सभी जानते होंगे। चाणक्य, इनके बिना तो मगध का इतिहास ही अधूरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, देखिए हमारे भारत में मगध के उत्कर्ष में सच में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन सब का बहुत ही अधिक है। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए, मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। उसके बाद इसका पुत्र इससे भी 2 कदम आगे, ये मगध की गद्दी प्राप्त करने के लिए यहां तक इसने अपने पिता की हत्या कर दी ताकि वह अधिक से अधिक वो मगध का विस्तार कर सके। धनानंद के जैसा कोई भी भारत में शक्तिशाली राजा नहीं था, और जब पश्चिम में आक्रमण हो रहा था तो चाणक्य, जो तक्षशिला के प्राध्यापक थे, शिक्षक भी थे, और इन्होंने धनानंद से भेंट किया और कहा कि आप मदद करें, आपके पास 2 लाख सेना है, उसमें पूरे भारत में किसी के पास इतना सैनिक नहीं था। मगर अपनी शक्ति को घमंड के कारण ये चाणक्य को मदद नहीं किए। आगे चलकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया, और आगे इनके बारे में बताएंगे कि सम्राट अशोक, इनके पोते, इन्होंने भी मगध के उत्थान में अपना बहुत अहम योगदान दिया। देखिए अगला टॉपिक है शिक्षित समाज। आज भी वर्तमान में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षित समाज, एजुकेटेड सोसाइटी का होना कितना जरूरी है। ये यहां पर हम लोग देखेंगे कि तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र महाजनपद काल में स्थापित हुआ था। ये आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्टार्ट हुई थी। यह व्यापार मार्ग के केंद्र पर स्थित था और वैदिक साहित्य, चिकित्सा, राजनीति, सैन्य कला आदि के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। कौटिल्य, पाणिनि और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे विद्वानों ने यहां अध्ययन किया था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुनों के आक्रमण से यह क्षेत्र विनिष्ट हो गया, नष्ट हो गया। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं पर तैयार किया था। कच्चे माल की उपलब्धता। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए मगध में कच्चे माल की उपलब्धता, ये एक ही मगध के लिए बहुत ही विशेषता की बात है, क्योंकि ये संसाधन से पर्याप्त था। पूरे भारत में मगध ही एक ऐसा साम्राज्य था जहां पर उसे पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल थे, जिसने मगध के सैन्य शक्ति, मगध के जितने भी कार्य थे उस कार्य को करने में आसान बना दिया था।
तो कहीं ना कहीं यह भी एक सबसे अधिक बहुमूल्य काल रहा था, मौर्य काल। और देखिए 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में जो मगध था, ये आर्थिक गतिविधियों और शासकीय व्यवस्था में कच्चे माल रॉ मटेरियल्स का महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय के प्रमुख कच्चे माल और उनके उपयोग इस प्रकार थे। कच्चे माल में कृषि उत्पाद, खनिज और धातुएं, वन उत्पाद, पशु आधारित उत्पाद एवं जल स्रोत आधारित कच्चा माल था। स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पर कि जो कृषि उत्पाद, जब कृषि अच्छी होती थी तो इससे अधिक टैक्स मिलता था, लोग खुशहाल थे। खनिज और धातु होने से कई औजार बनाए गए। वन उत्पाद से में लकड़ी और पशु, और स्पेशली हम यहाँ देखेंगे कि हाथी भी जंगल में, हमारे झारखंड जो आज है झारखंड, यहाँ पे बहुत सारे हाथी मिलते थे। तो हमने इतिहास में देखा है कि लगभग 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दान भी किए थे, गिफ्ट किए थे। तो ये देखेंगे कि वन उत्पाद भी किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु आधारित उत्पाद, जितने मवेशी होते थे, ये भी एक धन था। जल स्रोत में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फल हैं, जो मछली हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं जल स्रोत के द्वारा, और यातायात के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला छठा पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का योगदान। देखिए मगध में इनका बौद्ध धर्म, जैन धर्म का बहुत ही अधिक पालन होता था। बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था, जिससे इनको प्रचार प्रसार इनका अधिक हुआ। यहां आप दो चेहरा देख सकते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध। ये दोनों ही राज परिवार से बिलोंग करते थे। महावीर, जिनको जैनिज्म कहते हैं, जैन धर्म। सिद्धार्थ गौतम, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। साथियों, हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल का योगदान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। देखिए मौर्य काल में जो सम्राट अशोक ने अपने धर्म, नए धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया, यहां तक कि इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए। तीसरी बात यह है, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चौथा, बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अफगानिस्तान, ईरान तक और अन्य भी कंट्री, जावा, सुमात्रा तक पहुंच गए थे। अभी भी आपका इनका अस्तित्व मिलता है। धर्म निर्देश, तो देखिए राजा का जो धर्म होता था, तो अशोक ने अपने शिलालेख में अपना जो राजधर्म है, जो प्रजा का धर्म है, सारे बात को कोडेट कर दिया था दीवार में, प्रिंटिंग के द्वारा, शिलालेख के द्वारा, और इन्होंने जनता तक अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अभी सरकार के लिए जनसंपर्क करना बहुत मुश्किल है। अब आधुनिक दुनिया में आ गए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ चीजें आ चुकी है, लेकिन उन दिनों शिलालेख के द्वारा अशोक ने अपना धर्म निर्देश जनता तक, आम आदमी तक पहुंचाया था। तो ये कहीं ना कहीं मगध के लिए बहुत ही गर्व करने वाली बात है। साथियों, अब हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल का योगदान जैन धर्म में। देखिए हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआती दौर में भगवान शिव को मानते थे, और अपने अंत काल में, अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय में, जब उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र में सुखाड़ आ चुका है, वो जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपने पद से त्याग कर वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, और जहां पर उन्होंने संलेखन विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य और जैन धर्म, ये दोनों का एक दूसरे के लिए एक नयापन था, और ये
जब राजा किसी धर्म को अपनाता है तो उसका प्रचार प्रसार और अधिक होता है। तो इसी के लिए जब जैन धर्म की चर्चा हम लोग करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को याद किया जाता है। तो गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक, और कर्नाटक में है। दूसरा पॉइंट, अहिंसा और सत्य का प्रचार। देखिए उन दिनों की स्थिति ये थी कि हिंसा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में जो हमारे यहाँ महान लोग, महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया, उन्होंने अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया, सत्य का प्रचार किया। तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि मौर्य काल के दौरान में क्या हुआ कि जो व्यापारी वर्ग थे, शासक थे, ये लोगों ने अधिक से अधिक जैन धर्म का या जैन धर्म से अधिक प्रभावित हुए। तो आधुनिक समय में भी आप देखिएगा कि जो व्यापारी हैं, जो जैनी वर्ग हैं, वो अधिकतर जैन लोग हैं जो उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया है। चौथी बात, धार्मिक सहिष्णुता और शांति। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ही नहीं, इनके काल, मौर्य काल में सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते थे। और हम सभी जानते हैं कि बराबर की गुफाओं में भी बहुत सारे लोगों को, अन्य धर्म को मानने वालों के लिए व्यवस्था किया गया था ताकि वहां जाके ध्यान कर सके। तो बिहार में ऐसे बहुत सी जगह अभी भी मौजूद हैं जो धार्मिक केंद्र हैं, साधु महात्माओं के लिए प्रसिद्ध जगह है। पांचवा कला है कि मौर्य काल में देखिए कला और स्थापत्य। तो कला और स्थापत्य कला का जो कार्य हुआ था, प्रगति हुई थी, विकास हुआ था, उनका उदाहरण आज भी वर्तमान में देखने को हमें जगह जगह पर मिलता है। तो बिहार में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर मौर्यकालीन अवशेष अभी भी प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख, यहां तक कि जो हमारा अशोक स्तंभ है, यह भी मगध साम्राज्य का ही हिस्सा है, मगध साम्राज्य का ही याद दिलाता है। तो भारत सरकार ने इसको अपने पहचान के रूप में, एम्बलम के रूप में इसको अशोक स्तंभ को अपनाया है, जो हमारे सिक्कों में, नोट में और भारत सरकार के जितने भी दस्तावेज हैं उसमें हमें 4 शेर जो दिखाई देता है, इसे अपनाया है। आगे जैन धर्म का साहित्यिक योगदान। देखिए जैन धर्म का जो साहित्यिक योगदान ये हुआ कि जैन धर्म में हमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है और उस समय के समाज को भी जानने में मदद मिलता है। और अभी भी आप देखिएगा कि जैन धर्म का जो मंदिर है, हमारे बांका में भी जैन मंदिर है, जो इस बात का प्रूफ करता है कि जैन धर्म पूरे बिहार में भी अस्तित्व में था। साथियों, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये जैन मंदिर है मंदार हिल बांका में, जो सबसे ऊपर में ये मंदिर है। सीढ़ी से चढ़कर यहां जाना पड़ता है। देखिए अगला पॉइंट है मुद्रा का उपयोग। मौर्य काल में मुद्रा का उपयोग बहुत ही अहम योगदान दिया। आज भी साथियों मुद्रा यानी जो करेंसी है उसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो मौर्य काल में क्या होता था कि मौर्य काल से पहले जो हम वस्तुओं का जो लेन देन करते थे तो वस्तु विनिमय था। तो उसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का अदला बदली आपस में कर लेते थे, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसमें लेन देन में असुविधा होता था। तो इन सब के परेशानी को दूर करने के लिए मौर्यों ने उसमें एक बदलाव किया। तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा का उपयोग ने कैसे मगध साम्राज्य को उत्थान में मदद किया। तो साथियों यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है कि माध्यम के रूप में उपयोग हुआ। सिक्का एक ऐसा माध्यम था जो लेन देन करने में आसान बना दिया। दूसरा है मूल्य मापन की इकाई। सिक्के में अंकित मूल्य होता था, जिससे क्या हुआ कि क्रय शक्ति बढ़ गई। तीसरा है भंडारण का साधन। तो सिक्का को जमा भी कर सकते थे। तो मौर्य काल में सिक्के जो होते थे चांदी और सोना के होते थे। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं इसी का प्रभाव पड़ता है कि भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहलाने लगी, क्योंकि इस सिक्के के कारण हमारा व्यापार इतना अच्छा हो गया कि हम विदेशों से कनेक्ट हो गए, विदेश अन्य पश्चिम की ओर से कनेक्ट हो गए। वहां के जो देशों के लोग हैं वो भी भारत आने लगे और इसने ही हमारे देश को सोने की चिड़िया बना दिया। आगे देखते हैं
कि सिक्का जो था भंडारण का साधन था, लेन देन, चौथा पॉइंट लेन देन की सुविधा हो गई जब से सिक्के आ गए। पांचवा पॉइंट आर्थिक स्थिरता आ गई। छठा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मगध, और हमने अभी आपको बताया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से क्या हुआ कि भारत में सोना और चांदी का भंडारण होता चला गया। सातवां आर्थिक विकास का आधार, तो आर्थिक विकास में सिक्के ने अपना जोर दिखाया और आर्थिक विकास में हम समृद्धि के उस स्तर पर पहुंच गए जहां पर सोने की चिड़िया बन गए। आठवां सरकार और कर प्रणाली, तो सरकार के लिए भी आसानी हो गया कि कर जमा करना है, और या कर प्रणाली जो भी होती तो टैक्स कलेक्ट करने में आसानी हो गई। मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल में ही समाहर्ता पोस्ट होता था। समाहर्ता मतलब होता है मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जो वर्तमान में अभी भी वो चीज विद्यमान है। साथियों, हम लोग भी अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। यहाँ देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकारों की क्या राय है, चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए विशाल साम्राज्य निर्माता, तो इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत के पहले साम्राज्य निर्माता कहा है, जिन्होंने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसे एक विशाल भूभाग तक विस्तृत किया। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य वो पहला हीरो है जिन्होंने पूरे भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, और एक वो सम्राट, पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और ये वही शख्स हैं जिन्होंने पहला अंतरराष्ट्रीय शादी किया था, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था हेलेना से या कर्नोलिया से। और आगे देखते हैं मेगास्थनीज के राय में। हम सभी जानते हैं कि दूतावास होता है आधुनिक समय में, तो एम्बेसी होते हैं, तो एम्बेसी की भी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मेगास्थनीज की राय में देखें तो ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रशासन का उल्लेख किया है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की मजबूत प्रशासन व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि की सराहना की है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा शहर पूरे यूरोप में नहीं है। मगध पाटलिपुत्र को देख के ऐसा लगता है जैसे इसका निर्माण देवताओं ने किया है। तो साथियों, हम समझ सकते हैं कि उस समय का जो भारत था, उस समय का जो पाटलिपुत्र मगध था, वो अपने गोल्डन टाइम में चल रहा था। आगे देखेंगे कौटिल्य के बिना चंद्रगुप्त अधूरा है। और कौटिल्य का देखिए सपना तो सभी को देखना चाहिए। कौटिल्य ने एक सपना देखा था, अखंड भारत का सपना। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाने का प्रॉमिस किया था और उन्होंने उसे कर दिखाया था। तो इतिहास में ऐसे गुरु और शिष्य को भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए देखते हैं कौटिल्य को। तो कौटिल्य जो चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य ने अपना अध्ययन तक्षशिला से किया था, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का भी हॉस्टल का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सारा तक्षशिला में किया था। तो गुरु शिष्य दोनों तक्षशिला से पढ़ाई किए थे। कौटिल्य उनके गुरु और सलाहकार थे चंद्रगुप्त के। इन्होंने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली को व्यवस्थित और कुशल बताया है। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति स्थापित की, और अर्थशास्त्र से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, आधुनिक इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि चंद्रगुप्त को एक कुशल शासक, रणनीतिकार, संगठित प्रशासक मानते हैं। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव रखी और आंतरिक शक्ति और समृद्धि सुनिश्चित की। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इतने सारे टेक्नोलॉजी जमाने में आ चुके हैं। पूरे भारत पर पाटलिपुत्र से शासन करना, मगध साम्राज्य पर शासन करना, और
उनका सूचना तकनीक उन दिनों इतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा उन्होंने पकड़ बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस बात को स्वीकार करती है कि पूरे भारत में अभी तक सबसे अच्छा शासन चंद्रगुप्त मौर्य का था, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों के कारण भी उन्होंने उस समय पूरे भारत को एक सूत्र में, एक धागे में बांध के रखा था। तो ये हम सभी के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है। साथियों, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होता है। तो हम सभी जानते हैं ये ठीक उसी प्रकार है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन जगता नियम नियमास्ते, चेंज इज द लॉ ऑफ द वर्ल्ड। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और न जाने अनगिनत सभ्यताएं इस धरती पे अस्तित्व हुई थी, और सबका पतन होना निश्चित होता है और होता है। इसी के साथ मगध इस टॉपिक का भी अंत हो गया। थैंक यू।